नमस्कार। यहाँ पर बैठे हुए सभी छात्रों को, सभी मित्रों को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि यूपी टेट संस्कृत का आज हम लोग पार्ट नंबर 4 वीडियो देखने जा रहे हैं। ऑनलाइन प्रसारण भी इसका हो रहा है। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4 में वर्णों का उच्चारण स्थान। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वर्णों का उच्चारण स्थान। और कल हमने पढ़ा था कि वर्ण कितने स्थान से उच्चरित होते हैं? 8 स्थान से वर्ण उच्चरित होते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बताया था उराहा। क्या बताया था? उराहा। पहला एक होता है उराहा, दूसरा क्या होता है? कंठा। दूसरा क्या होता था आपका? कंठा। तीसरा मूर्धा। तीसरा क्या होता था? मूर्धा। चौथा क्या होता था? जिहा मूल। चौथा आपका क्या होता था? जिहा मूल। पांचवा बताओ इसके क्या होता है? दंत। पांचवा क्या होता है? मूल या मूली कर दो, कोई बात नहीं। पांचवा क्या हो गया आपका? दंत। दंत के बाद नासिका। नासिका के बाद क्या था? ओष्ठ। नासिका के बाद क्या था? ओष्ठ। और ओष्ठ के बाद कितना था? तालु। ठीक है, तो ये 8 उच्चारण स्थान बताए थे, है ना। अच्छा ये बताइए सबसे पहले वर्ण कितने होते हैं? 42। वर्ण कितने होते हैं? 42 होते हैं ना। और ये 42 वर्ण में स्वर कितने होते हैं? 9। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। और 33 और 9 को यदि जोड़ दिया जाए तो 42 वर्ण होते हैं। तो 42 वर्ण मतलब 9 स्वर और 33 व्यंजन हमारे मुख के 8 स्थानों से उच्चरित होते हैं। हमारे मुख के 8 स्थानों से निकलते हैं। इसलिए इन 42 वर्णों का उच्चारण स्थान जो है 8 स्थानों से है। पहला है उराह, दूसरा है कंठा, तीसरा है मूर्धा, चौथा है जिह्वा मूलीय, पांचवा है दंत, छठवां है नासिका, सातवां है ओष्ठ और आठवां है तालु। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण। मतलब हमारे आपका जो कंठ है, इससे कौन सा वर्ण उच्चरित होता है, इससे कौन सा वर्ण निकलता है। तो सबसे पहले सूत्र याद करेंगे हम लोग। देखो, अकुह, आ कु हा, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। अब देखिए ये सूत्र है, अगर ये सूत्र याद हो गया तो आपको पता हो जाएगा कि कंठ से कौन कौन से जो है वर्ण उच्चरित होने वाले। देखिए अकुह, सबसे पहले आ उच्चरित होगा। सबसे पहले क्या उच्चरित होगा? आ। और देखो कु, कु माने का वर्ग। कु, कु माने क्या होता है? कु माने आपका हो गया पूरा का वर्ग। कु का मतलब हो गया का वर्ग। हा माने हाँ। अब विसर्जनीय नाम, एक विसर्ग होता है ना जो ये लगता है, ये विसर्जनीय नाम कंठा। मतलब आ का और का वर्ग का और हा का और विसर्ग का, इतने चीजों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ का। अगर इसको पूरा डिफाइन करके लिखें तो आ और का वर्ग में कौन आता है? का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है ना। आ का वर्ग में कौन कौन? का, खा, गा, घा, अंगा। और कौन उच्चरित होगा? हा। और कौन उच्चरित होगा? विसर्ग। ठीक है ना। तो पहला सूत्र हम लोगों ने पढ़ा कि कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। माने आ, अकु माने का वर्ग, हा माने हा और विसर्ग माने विसर्ग। इतने चीज का उच्चारण स्थान हमारे कंठ से होता है। तो कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? आ, का, खा, गा, घा, अंगा, हा। और इसका सूत्र क्या है? अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा देखने चल रहे हैं। ये जो तालु है, एक उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। अब हमको देखना है तालु से कौन से वर्ण निकलते हैं। देखो पहले यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ये तो वर्ण है नहीं, ये तो विसर्ग है, अलग से जोड़ा गया था। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 42 में से 7 निकाल दीजिए तो 12 में से 7 गए 5, कितना बचा? 35। इसका मतलब हमको आपको अभी 35 वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़ने हैं। अब देखिए तालु से कौन कौन से उच्चरित होते हैं, है ना। हमारा तालु, तालु जानते हैं? ये जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है, ये जिसपे हमारा ये जीभ टिकी हुई है ना, ये प्लेटफॉर्म। हाँ, टुड्डी से थोड़ा नीचे इसको तालु बोलते हैं। कंठ माने गला। बोल के देख लीजिए, आ, देखिए गले से आवाज आ रही है। का, गले से आवाज आ रही है। खा, गा, घा, अंगा, इसके लिए हमारा कंठ प्रयोग हो रहा है। हा। अब विसर्ग माने आहा,
मतलब कंठ का प्रयोग हो रहा है। बोल के भी हम जान सकते हैं ना, अगर उच्चारण स्थान आए तो हम उसको मुख से बोलकर भी ये जान सकते हैं कि किस स्थान से उच्चरित हो रहा है। आइए दूसरा उच्चारण स्थान हम लोग पढ़ते हैं तालु। तालु के लिए जो सूत्र है, इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु। इचु का मतलब क्या होगा? सबसे पहले देखिए इचु, इचु का मतलब सबसे पहले ई हो गया, ई के बाद चू वर्ग, कौन सा वर्ग? चू वर्ग। और देखिए इचु यशा नाम, इचु यशा नाम, इसका मतलब इसमें या है ना? देख रहे हैं कि नहीं है? हाँ। इसमें एच के भाई देख लो, इसमें ई माने ई हो गया, चू माने चा वर्ग हो गया, और फिर या हो गया और शा हो गया, है ना? इचु यशा नाम तालु, है ना? इचु यशा नाम तालु, मूर्धा नहीं भैया, इचु यशा नाम मूर्धा होता है। इचु यशा नाम तालु, तो ई से ई हो गया, चू से मतलब चा वर्ग हो गया, आप इसको चा वर्ग कह सकते हैं, और या हो गया और शा हो गया, ये सभी कहाँ से उच्चरित होंगे? तालु से। अगर इसको डिफाइन किया जाए थोड़ा सा और, तो ई हो गया, चा वर्ग में कौन आएगा? चा, छा, जा, झा और इया, ये इतने हो गए ये। अब आपके बचा कौन? या, और बचा कौन? सा। अब देख लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? तो 8 और हो गए, तो 35 में से अगर 8 निकाल दें तो कितना बचा? 27। इसका मतलब है हमको आपको 27 वर्णों के उच्चारण स्थान अभी और पढ़ने हैं। तो आइए हम लोग उच्चारण स्थान पढ़ रहे थे। पहला उच्चारण स्थान हमने पढ़ा था कंठ। क्या पढ़ा था? कंठ। और दूसरा उच्चारण स्थान हमने क्या पढ़ा था? तालु। बताओ भैया एच के, कंठ का सूत्र बताओ, कंठ का सूत्र बताओ। विसर्जनीय नाम कंठा। अकु विसर्जनीय नाम कंठा माने आ के बाद पूरा का वर्ग के बाद हा, और हा के बाद विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। तालु, तालु से इचु ऐसा नाम माने ई हो गया, चू माने पूरा आपका चा वर्ग हो गया, ठीक है ना? या हो गया और शा, शरीफा वाला सा, यही ध्यान देने की बात है, शरीफा वाला सा ना। तो इचु यशा नाम तालु। तो इस प्रकार से 2 उच्चारण स्थान हमारे कंठ और तालु तैयार हैं। आइए हम तीसरा उच्चारण स्थान की ओर बढ़ते हैं, जिस उच्चारण स्थान का नाम है मूर्धा। मूर्धा कब होगा पता है? जब आपकी जीभ जो है 90 अंश पे जाकर टकरा जाए ऊपर की ओर। जब आपका जीभ जो है कितने अंश पे टकरा जाए? 90 अंश पे ऊपर की ओर टकरा जाए, तो समझ लीजिए कि उच्चारण स्थान को मूर्धा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्धा कहा जाता है। तो मूर्धा का सूत्र देखिए, री, देखिए जीभ ऊपर टकरा रही है, बोल के देख लीजिए, री टू, है ना? ऊपर की ओर, मतलब टू है ये, टा से टमाटर, ये क्या है आपका? टा से टमाटर, टा, टा, देखिए जीभ टकरा रही है, टा, टा, और रा, देखिए जीभ छू रही है, शा। ये बताए थे मूर्धन्य निशा होता है, बताया था ना इसको मूर्धन्य निशा है। चलो देखो इसमें कौन कौन सा आएगा। री आ गया, इसके बाद आपका मतलब टा वर्ग आ गया, टा वर्ग आ जाने के बाद क्या आ गया? रा आ गया, रा जाने के बाद शा आ गया। ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो यहाँ हो गया री, टा, था, डा, ढा, आड़ा, ठीक है ना? और रा हो गया और आपका शा हो गया। इतने वर्ण जो है आपके मूर्धा से उत्पन्न होते हैं। मतलब इसको बोलते समय आपकी जो जीभ है वो ऊपर जाकर तालु से, ऊपर वाले तालु से, 2 तालु होता है, एक ऊपर का तालु होता है और एक नीचे का तालु होता है। तो आपकी जीभ ऊपर वाले तालु से जाकर टकराती है ना? तब आपका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। और इसका सूत्र क्या होगा? ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है। अब आइए अगला उच्चारण स्थान हम लोग पढ़ते हैं दंत। दंत से कौन कौन सी चीजें निकलती हैं, है ना? जब हमारी जीभ कहाँ जाके टकरा जाए, हमारी जीभ जब दांत से टकराती है तो इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। जैसे बोल के देखिए, ली, ली, तो दंत का सूत्र क्या होगा? दंत से उच्चरित होने वाले वर्ण का सूत्र लितु। देखो लितु, लसाणाम दंता, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे ली आ गया, ली आ गया, तू वर्ग, तू माने ता वर्ग हो गया, और ला हो गया सरौता वाला सा। देख लीजिए भैया, पहले कौन सा सा आया था? पहले आया देखिए था देखिए 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 देखिए, तालु, तालु से उच्चरित होगा शरीफा वाला सा, मूर्धा से उच्चरित होगा खटकोणा वाला सा, और दंत से उच्चरित होगा सरौता वाला सा। यही आपको बताया गया था कि ये तालव्य सा है, ये मूर्धन्य सा है, और ये दंती सा है या दंत सा है, बताया गया था। और आज देख भी लीजिए कि दंत वाले में से कौन उत्पन्न हो रहा है? लितु लसानाम दंता। आइए इसको बना लेते हैं। ली का उच्चारण स्थान दंत, ता, था, दा, धा और ना। इसके बाद ला,
और ये सा, इन सभी का उच्चारण स्थान कौन होता है? दंत होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 4 उच्चारण स्थान तैयार कर लिए। ठीक है, ऋतु, रसा, राम, मूर्धा। जीभ हमारी ऊपर की ओर टकराए तो मूर्धा है, जीभ हमारी दांत से टकराए तो दंत है, जीभ हमारी अंदर की ओर खींचे तो तालु है, बोलने के लिए मुंह खुल जाए तो कंठ है। इस प्रकार से 4 उच्चारण स्थान हम लोगों ने तैयार कर लिया। ठीक है, कौन कौन सा? कंठ, मूर्धा, दंत और तालु। 8 उच्चारण स्थान में हमने 4 को तैयार कर लिया। मूर्धा, दंत। मित्रों, उच्चारण स्थान की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और 5वां उच्चारण स्थान हम आपको बताने चल रहा है ओष्ठ। 5वां उच्चारण स्थान क्या चलने जा रहा है? ओष्ठ। तो देखिए, इसके लिए जो सूत्र लिखा है, उ पु पद्य मानिया नाम ओष्ठव। ठीक है ना, सूत्र आपको समझ में आया? उ, तो उ का मतलब सबसे पहले उ का उच्चारण स्थान कौन है? उ। देखिए, ओंठ का प्रयोग हो रहा है इसमें। किसका प्रयोग हो रहा है? उ। ओंठ का प्रयोग हो रहा है। उ के बाद पु। पु का मतलब पावर्ग। पु का मतलब क्या हो गया आपका? पावर्ग। ठीक है ना। और देखिए उ पु, ठीक है ना। और फिर देखिए ये जो उ है इसमें 2 उ छिपा है, मतलब एक छोटा उ और प्लस छोटा उ बराबर बड़ा उ। ठीक है ना। तो एक छोटा उ इसमें ले लेते हैं तो हो जाता है पुवर्ग, और एक छोटा उ बचा तो छोटा उ लगा दें अगर तो उ पद्य मा निया निया नाम। समझ में आया आप लोगों को? मतलब ये जो बड़ा उ है ये 2 उ है, उ प्लस उ, तो एक उ इसमें लगा दीजिए तो पु वर्ग, एक उ बचा मतलब इसमें छिपा हुआ है तो एक उ छिपा हुआ तो उ यहां लगा दीजिए, उ पद्यमानीय नाम ओष्ठव। ठीक है ना। तो ओष्ठ से कौन कौन निकलते हैं? उ निकलता है, पु वर्ग निकलता है, और पु वर्ग के बाद देखिए एक उ बच रहा है, तो एक उ बच रहा है तो एक होता है उ पद्यमानीय, उ पद्यमानीय। ठीक है ना। इतने लोगों का उच्चारण स्थान कहां से होता है बताइए? इतने लोगों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है भैया। क्या है? ओष्ठ। जैसे उ में तो उ आई गया, पु वर्ग में पा, फा, बा, भा और क्या हो गया? मा हो गया। और उपद्यमानीय नाम में हमने बताया था इसमें आता है कौन सा? पा, और इसमें कौन सा आता है? हा। ठीक है ना। इन लोगों को महेश्वर सूत्र में स्थान नहीं दिया गया है। 4 लोगों को महेश्वर सूत्र में स्थान नहीं दिया गया था ना, एक विसर्ग को, अनुस्वार को, पद्यमानीय नाम को और जिह्वामूल को। ये चारों क्या थे? ये चारों आयोगवाह थे। ये चारों क्या थे? आयोगवाह थे। तो पूछा जाएगा आयोगवाह की संख्या कितनी है? आयोगवाह की संख्या कितनी है? 4। विसर्ग, अनुस्वार, उपद्यमानीय और जिह्वामूली, ये 4 क्या है? अनुसार हैं। इनको महेश्वर सूत्र में स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी इनकी जरूरत पड़ी थी तो इनको अलग से जो है जोड़ा गया था, इन्हीं को आयोगवाह कह दिया गया था। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन था? कंठ, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। इसी प्रकार उपद्यमानीय नाम का उच्चारण स्थान कौन हो गया? ओठ। ओष्ठ मतलब ओंठ हो गया। ठीक है, ओष्ठ। ठीक। अब हम अगला चलते हैं 6वां उच्चारण स्थान, मतलब जिसका नाम है, जिसका सूत्र है या मंगणना नाम नासिका चा। या मा अंगा अड़ा नाम, ना नाम मतलब या मा अंगा अड़ा नाम मतलब या मंगणनम नासिका। इनका उच्चारण स्थान नासिका से भी होता है और आपने पहले भी पढ़ा है। देखिए कंठ भी इनके उच्चारण स्थान है, तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी दे देगा कि इनका उच्चारण स्थान नासिका भी है और कंठ भी है, क्योंकि आपने पढ़ा है ना अकु विसर्जनीय नाम कंठा, मतलब सबका सब में आएगा ये। अब समझ लीजिए, जैसे इया हो गया, इया हो गया, इसमें इया माँ हो गया, अंगा हो गया, ठीक है, अड़ा हो गया, ठीक है, ना हो गया, ठीक है। ये सब नासिका से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? नासिका से तो बोले ही जाते हैं, लेकिन देखिए इया किस में आता है? का खा गा घा अंगा में आता है। तो का खा गा घा अंगा में आता है, तो ये इया जो है कंठ से भी बोला जा सकता है। किसी को कभी कभी बोल देते हैं कंठ और नासिका, इसमें दोनों हो जाता है ऑप्शन। ठीक है ना। मतलब इसके लिए, इनके लिए अब कंठ ही नहीं लिखा है वहां। अब जैसे जब चा वाला चलेगा तो चा वाले के लिए तालु और नासिका हो जाएगा। ठीक है ना। और जब टा वाला चलेगा तो मूर्धा और नासिका हो जाएगा। ता वाला हो जाएगा तो दंत और नासिका हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम। क्यों? तो इसमें मतलब कंठ भी रहेगा, कंठ के बाद क्या बोल सकते हैं? तालु भी रहेगा, तालु के बाद मूर्धा भी रहेगा, मूर्धा के बाद दंत भी रहेगा, और एक क्या बचा? 4 एक बचा ना, और ये उपद्यमानीय नाम ओष्ठव। ठीक है ना। अब देख लीजिए, कंठ के लिए मतलब अंगा है, नासिका और कंठ से कौन निकलेगा? अंगा। नासिका और तालु से कौन निकलेगा? या। नासिका और मूर्धा से कौन निकलेगा? अड़ा।
नासिका और दंत से कौन निकलेगा? ता था दा था ना। और नासिका और ओष्ठ से कौन निकलेगा? पा फा बा भा मा। तो मतलब इनके आप ऐसे भी बता सकते हैं। मुख्य उच्चारण स्थान तो इनका नासिका है, लेकिन परंतु कभी कभी नासिका के साथ और भी कुछ दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ का उच्चारण स्थान नासिका तो है ही, लेकिन यहाँ चाचा जाझा में है, और चाचा जाझा वाले का तालु होता है, इचू ऐसा नाम तालु, तो इसका नासिका भी है और तालु भी है। मतलब समझ गए, नासिका तो है ही। अब जिस वर्ग का आएगा, कंठ के लिए अंगा है, तालु के लिए इया है, मूर्धा के लिए अड़ा है, दंत के लिए ना है और ओष्ठ के लिए माह। क्लियर हो गया? छठवां उच्चारण स्थान आपका क्लियर हो गया। पांचवा उच्चारण स्थान आपका क्लियर हो गया। ठीक है, 2 उच्चारण स्थान हम थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ेंगे। अब आइए हम लोग उच्चारण स्थान की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। देखिए ए, अब इसको पढ़िए। देखिए ए दायतो कंठ तालु लिखा हुआ है। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए ए, और ए के बाद देखिए किसकी मात्रा लगी है? अय। दिमाग लगाइए, ए के बाद किसकी मात्रा लगी? अय। इसका मतलब है कि कंठ और तालु से, कंठ और तालु से, इसको क्या बोलेंगे उच्चारण स्थान? कंठ और तालु मिलकर, कंठ और तालु मिलकर किसको उच्चारण करते हैं? ए को और अय को। तैयार हो गया? ए को और अय को, उसमें 2 मात्रा लग गई है, 1 मात्रा लगा देना। ए को और अय को, ठीक है ना? तो ए को और अय को, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है? कंठ तालु से। अब दिमाग यही लगाना, देखो ए और ए के बाद अय, तो ए और अय, ए अय है ना? तो ए दायतो कंठ तालु। अब इसमें देखो क्या है? ओ दावतो। अब दिमाग लगाओ इसी में। ओ दावतो माने ओ, और फिर ओ, और इसमें देखो किसकी मात्रा छिपी है? ये देखो आओ की मात्रा छिपी है ना? देखो ओ, तो ओ तो लिख ही लिए, और फिर आओ है ना? ओ दावतो, ओ और आओ, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है बताओ? कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठम से इनका उच्चारण स्थान है। ठीक है? इसके बाद हम लोगों का आता है वकारस्य दंत ओष्ठम। अगला सूत्र जो है हमारा क्या है? वकारस्य, वकारस्य दंत ओष्ठम, वकारस्य दंत ओष्ठम। देखिए उच्चारण स्थान यहाँ पे देखिए 9वां वाला वकारस्य, वा केवल बस। यहाँ देखिए बहुत पूछा जाता है। दंत ओष्ठम मतलब दंत और ओष्ठ से, दंत प्लस ओष्ठ से किसका उच्चारण स्थान होता है? तो देखिए यहाँ लिखा वकारस्य मतलब केवल और केवल वा का। ठीक है ना? वकारस्य दंत ओष्ठम, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। वा का उच्चारण स्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपर टेट की परीक्षा में भी ये पूछा गया था। वकारो दंत ओष्ठम में इसका उच्चारण स्थान क्या है? मित्रों इसी के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। 10वां उच्चारण स्थान हम आपको जिह्वा मूलम का उच्चारण स्थान। तो जिह्वा मूलम का उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वा मूलम का और जिह्वा मूलम खा। क्योंकि यूपी टेट के सिलेबस में नहीं पूछा जाता, लेकिन उच्चारण स्थान में से एक जिह्वा मूलम भी आता है। अब हमको यहीं से देख लेना चाहिए कि अयोग वार कितने होते हैं? 4। तो विसर्ग का जो विसर्ग है उसका उच्चारण स्थान कंठ। जो अनुस्वार है, अभी देखो अगला वाला पढ़ेंगे, नासिका अनुस्वारस मतलब नासिका, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका। औपद्यमानीय नाम का हम लोग बताएं ओष्ठव, तो इसका ओष्ठ हो गया, और जिह्वा मूल का क्या हो गया? जिह्वा मूली हो गया। कहने का मतलब अयोग वार कितने हैं? 4। उसमें से पहला है विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका, औपद्यमानीय नाम का ओष्ठ, और जिह्वा मूली का जिह्वा मूली हो गया। ठीक है? तो जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम है ना? तो जिह्वा मूलम का जिह्वा मूलम का, इनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल से होता है। अंत में है आपका नासिका अनुस्वारस, जो हम लोग बिंदी लगा देते हैं। जैसे देखिए कहीं पे हम लोग ऐसे लिख देते हैं कुंदन, कुंदन लिख दिए, तो ये बिंदी किसका काम कर रही है? अनुस्वार का काम कर रही है। तो कुंदन, इसको बोलने के लिए देखिए नासिका का प्रयोग होगा। आप नाक बंद करके कुंदन नहीं बोल सकते, बोल के देखिए कुंदन, नहीं आवाज निकलेगी सही से, क्योंकि नासिका का प्रयोग हो रहा है। और नासिका आप बंद कर देंगे तो कुंदन को आप कुदन बोल देंगे, नहीं निकलेगा, अनुस्वार निकलेगा ही नहीं निकलेगा। तो आप बोल के देख सकते हैं इसके लिए जो इसका उच्चारण स्थान नासिका अनुस्वारस है ना? अनुस्वार का उच्चारण स्थान कौन होता है? नासिका होता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से उच्चारण स्थान की श्रृंखला आपकी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।